हाय एवरीवन, वेलकम टू वेदांग एकेडमी। हम एमबीबीएस प्रीलिम्स एग्जाम की यूनिट 10 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आयोगों का अध्ययन कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला में आज हम भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसकी सबसे पहले हम इसकी सामान्य जानकारी देखेंगे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो प्रकृति है वो संवैधानिक है। इसका उल्लेख है संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 148 में किया गया है। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना आज़ादी से पहले ही हो चुकी थी, 1858 में की गई थी। लेकिन इसका जो वर्तमान स्वरूप है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसकी कार्य की बात की जाए तो इसका कार्य है कि संघ व राज्यों के जो वित्तीय प्रशासन की जो वित्तीय प्रशासन होता है उनकी निगरानी रखना होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि जो केंद्र और राज्य सरकार के जो लेखांकन होते हैं उनका परीक्षण करना। और इसी कारण से इसे लोक वित्त का संरक्षण कहा गया है। और इसके प्रथम अध्यक्ष एडवर्ड ड्रमंड थे। और इसके प्रथम भारतीय अध्यक्ष की बात की जाए तो वो वी नरहरि राव थे। वर्तमान अध्यक्ष गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसके महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का अध्ययन करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि संविधान के भाग 5 में 5 अध्याय हैं। और 5वें अध्याय में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का विवरण दे रखा है, जो कि अनुच्छेद 148 से 151 तक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि उनका विस्तृत अध्ययन करते हैं। 148 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का विवरण दे रखा है। इसमें 6 उपभाग दे रखे हैं। 148 में 1 में कहा गया है कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा और इसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। साथ ही इस अनुच्छेद में हटाने की प्रक्रिया का वर्णन भी किया गया है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के हटाने की प्रक्रिया जो है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान हटाया जाएगा। अनुच्छेद 148(2) में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के शपथ की बात की गई है। और इसमें कहा गया है कि जो तीसरी अनुसूची के तहत जो भी राष्ट्रपति शपथ मतलब तीसरी अनुसूची के तहत कहा गया है कि राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को शपथ दिलाएगा। अगला अनुच्छेद है 148(3), जिसमें वेतन और सेवा शर्तों की बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि जो कैग है उसके वेतन और सेवा शर्तों के जो नियम हैं वो संसद द्वारा तय किए जाएंगे। और इसी अनुच्छेद में कहा गया है कि जो नियुक्ति के पश्चात कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो इस अनुच्छेद के तहत जो संसद ने महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 बनाया। और इसकी धारा 3 में यह कहा गया है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन जो है वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होंगे। और इसी अधिनियम की धारा 4 में कहा गया है कि पद अवधि और मतलब त्याग पत्र का जिक्र किया गया है। तो इसके अनुसार केक की पद अवधि जो है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो उसका वर्णन है। साथ ही जो केक है वह अपना त्यागपत्र जो है वो राष्ट्रपति को देगा। तो ध्यान दीजिए कि इसकी पद अवधि और त्यागपत्र की बात संसद के द्वारा बनाए गए जो अधिनियम है महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 में उसमें की गई है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अगला अनुच्छेद है 148(4), जिसमें सेवानिवृत्ति की बात की गई है। इसमें कहा गया है कि जो भी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है उसकी जो सेवानिवृत्ति है मतलब सेवानिवृत्ति होने के बाद वह मतलब किसी भी सरकार के अधीन पद धारण नहीं कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद है 148(5). इसमें कहा गया है कि जो कैग है उसके प्रशासन के लिए जो नियम है वो राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाएंगे, लेकिन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह के द्वारा ही बनाए जाएंगे। अगला अनुच्छेद है 148(6), जिसमें केक के वेतन और व्यय जो है वो संचित निधि पर भारित होंगे। तो ये अनुच्छेद ध्यान में रखिएगा। एक बार हम इन्हीं अनुच्छेदों का रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। 148 में
केक का विवरण दे रखा है। 148(1) में नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और हटाने की जो प्रक्रिया है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होगी। और 148(2) में शपथ दे रखी है जो कि राष्ट्रपति दिलाएगा। 148(3) में वेतन और सेवा शर्तों की बात की गई है। 148(4) में सेवानिवृत्ति के बाद भारत या राज्य सरकार के अधीन पद धारण नहीं कर सकते। 148(6) में कहा गया है कि वेतन और व्यय जो है वो संचित निधि पर भारित होंगे। तो दोस्तों अब हम मतलब इन अनुच्छेदों से प्रश्न बन सकते हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। अगला अनुच्छेद है 149। इसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का वर्णन किया गया है। और इसके अंतर्गत कहा गया है कि जो के जो कर्तव्य और शक्तियाँ हैं वह संसद द्वारा निर्धारित की जाएगी। और संसद जो है वो मतलब संसद महालेखा परीक्षा अधिनियम 71 के द्वारा निर्धारित करेगी। तो ध्यान में रखिएगा कि के जो कर्तव्य और शक्तियाँ हैं वह संसद निर्धारित करेगी, ना कि राष्ट्रपति। नेक्स्ट अनुच्छेद है 150। इसमें संघ और राज्यों के प्रारूपों का वर्णन किया गया है। तो जो के प्रारूप है वह राष्ट्रपति निर्धारित करेगा, लेकिन वह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के सलाह के द्वारा निर्धारित करेगा। अंतिम अनुच्छेद है 151। इसमें केक की रिपोर्ट की बात की गई है और कहा गया है कि जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है वो संघ की रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति जो है वो संसद के सामने अपनी रिपोर्ट रखेगा। और राज्य के अंतर्गत राज्य की जो रिपोर्ट है वह राज्यपाल को सौंपी जाएगी और राज्यपाल राज्य विधानमंडल में रिपोर्ट को प्रस्तुत करेगा। तो चलिए अब हम इसके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य और शक्तियों को देखेंगे। उनकी शक्तियों की बात की जाए तो जो भारत व राज्य की संचित निधि है और आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खातों का जो परीक्षण इन्हीं को करना होता है। अगला है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के किसी भी विभाग के जो सभी खाते की जांच करना होता है। अगला है कि केंद्र और राज्यों के खाते जिस प्रारूप में रखे जाएंगे उसके संबंध में जो राष्ट्रपति है उनको सलाह देना होता है। नेक्स्ट है केंद्र के खातों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपना और राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों में रखना। और अंतिम है कि लोक लेखा समिति के सलाहकार के रूप में कार्य करना होता है। तो दोस्तों आज हमने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेदों का अध्ययन किया। थैंक यू।